हेलो मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें बुक और व्याकरण दोनों से रहेंगे। और इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। और इस प्रकार से मैं सभी सब्जेक्ट का 3-3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच में वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो 2011 से लेकर के 19 तक के बोर्ड में पूछ दिया गया क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी हो जाएगा। तो यदि आप स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के टीचर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और साथ में सूचना भी अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए आज जो हिंदी का सेट 1 है इसमें जो 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो आप लोगों को पता होगा ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो आप लोगों को इसका आंसर सी जो दिख रहा है, जाति प्रथा को, क्योंकि इसका पहला चैप्टर ही है जाति प्रथा श्रम विभाजन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो देखिए, अंबेडकर के दृष्टि से जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जो कि 20 के दांत से लिया गया है, मदन किसका पुत्र था। तो देखिए, मदन किसका पुत्र था, तो वो गिरधर लाल का पुत्र था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गिरधर लाल। उसके बाद 20 के दांत कैसी कहानी है। तो आप लोगों को पता होगा 20 की दांत जो है एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, प्रतन मानव का अर्थ है। तो देखिए, प्रतन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, हकर्स थे। आप लोगों को पता होगा हकर्स जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है। तो देखिए, बेतमा जो है वो इंदौर के पास है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। तो आप लोगों को पता होगा ये बहादुर से लिया गया है। तो रिश्तेदार के जो पत्नी थी उसका जो है 11 रुपया खो गए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 11 रुपया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर कौन थे। तो आप लोग को पता होगा शेक्सपियर जो थे वो नाटककार थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा नाटककार। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो देखिए, बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार जो है वो 1965 में प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। देखिए, शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है, मतलब यह सोच जो था वो किसका था। तो आप लोगों को पता होगा अशोक वाजपेयी जी का यह सोच था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अशोक वाजपेयी। उसके बाद संतू मछली लेकर क्यों भागा। तो ये आपको भली भांति पता होगा कि संजू जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सुलोचना क्या थी। तो आप लोगों को पता होगा सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा टॉल्स्टॉय जो थे वो रूसी लेखक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा रूसी लेखक। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा गुरु नानक का जन्म जो था वो नानकाना साहिब में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, रहीरास किसकी कृति है। तो आप लोगों को पता होगा
ऊपर में जो है गुरु नानक का जन्म, तो रही रास जो है गुरु नानक की कृति है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिचंद। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों को पता रहना चाहिए, मनमालिक में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भली भांति पता होगा, भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो आप लोगों को पता होगा, प्रेमधन जो है वो रसिक समाज की स्थापना की थी, रचना की थी। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन का जन्म हुआ था। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि प्रेमधन का जन्म जो है वो मिर्ज़ापुर में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है 22 नंबर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो देखिए भारत माता ग्रामवासिनी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत माता ग्रामवासिनी, जो जिसका लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो देखिए जनतंत्र में कवि के अनुसार जो राजदंड होंगे वो फावरे और हल की राजदंड होंगे, तो फावरे और हल। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होगा इसका जो अज्ञेय हिंदी साहित्य के नाम से जो है प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कवि कुंवर नारायण जो है वो संवेदनशील कवि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, संवेदनशील। 26 नंबर क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? देखिए वीरेन डंगवाल जो है वो जनवाद विचारधारा के कवि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो देखिए आप लोगों को पता होगा उच्चारण स्थान कैसे याद किया जाता है, और नहीं आप लोगों को पता है तो ठीक इसके बाद मैं उच्चारण स्थान याद करने का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें सिंपल तरीक़ा से कैसे उच्चारण स्थान याद किया जाता है इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो कैसे याद रखना है प्यारे दोस्त, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो देखिए कंठ का उच्चारण जो होता है वो क वर्ग में होता है, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, तो डी में जो देख रहे हैं आप ख वो कंठ से होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अंतःस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा अंतःस्थ वर्ण की संख्या जो होती है वो 4 होते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, य र ल व। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, रमेश का सही संधि विच्छेद होगा? तो देखिए रमेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो रमा जोड़ इस होगा, तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं, रमा जोड़ इस रमेश। उसके बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा? तो देखिए यशोदा का सही संधि विच्छेद होता है यश जोड़ दा, तो यश में जो है विसर्ग संधि होगा, तो विसर्ग लगाना है, इसीलिए यश जोड़ दा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे
चतुराई, उतराई, मिठाई और एक लड़ाई। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, मिठाई। मिठाई ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि देखिए चतुराई को भी आप अनुभव कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लड़ाई को भी कर सकते हैं और उतराई को भी कर सकते हैं, लेकिन मिठाई को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भाववाचक संज्ञा मिठाई हुआ। 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में यमुना, बी में गाय, सी में पहाड़ और डी में आम। तो देखिए आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट में रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से जो है यमुना होगी, क्योंकि यमुना जो है किसी व्यक्ति के नाम हो जाएगा। बाकी जो है आपको आम, पहाड़, गाय ये सब व्यक्ति के नाम नहीं हो गया, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको यमुना होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए पुरुष को बोलने वाला सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है आपको, बी में है उनको, सी में है जिनको और डी में है हमको। तो इसमें किसका आंसर सही होगा? तो आप लोगों को आप देख सकते हैं कि नहीं है, तो पुरुष क्या आपको नहीं बोलता है, उनको नहीं बोलता है, हमको नहीं बोलता है, जिनको नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है जिनको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें से जो है आपको पढ़ना है पहले, जैसे वह स्वयं नहीं आना चाहती, तो ये वाक्य तो सही लग रहा है। उसके बाद जो है दूसरा वाक्य है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी तो सही लग रहा है, अनुमति देगा तो वो दिल्ली जा सकता है। उसके बाद मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, उसके बाद है ये तो अशुद्ध लग रहा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए मैं तेरे को, मतलब ये अटपटांग सा लग रहा है, मैं तेरे को या मैं तुझे कहता तो अच्छा रहता, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन सी जो देख रहे हैं वो सही वाक्य नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए इसमें है सहारा, सूचीपत्र, सियार, इसके बाद परिषद। तो इसका सही आंसर आपको भली भांति पता होगा कि परिषद जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए यहाँ पे कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है और निद्रा है। तो आपको इसमें से जो सटीक आंसर दिखाई देगा सही, वो कपट जो है वो पुल्लिंग हो सकता है, तो है ही पुल्लिंग, तो कपट सही है। ऐसे सुंदरता तो सभी में होगा, मूर्खता तो सभी में होगा और निद्रा तो सभी में होगा, तो जो कपट है ना वो पुल्लिंग है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो देखिए एक ही बार में कौन से शब्द को बोल सकते हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में जैसे देख रहे हैं समाचार, तो देखिए समा अलग हो जाता है, चार अलग हो जाता है, तो ये दो बार में बोलना पड़ता है, तो द्विवचन है। और बाकी आग, हवा, वर्षा ये तो एक ही बार में बोल देते हैं, तो इस हिसाब से ये दो ही वचन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है 38 नंबर, वचन का क्या तात्पर्य होता है? तो वचन का तात्पर्य क्या होता है? इसमें ऑप्शन ए है कहना, बी है संख्या, सी है बताना और डी है ये सभी। तो देखिए इस स्थिति में आपको देखना क्या है, तो आपको यहाँ पे कहना वचन भी है, संख्या ये भी वचन है और बताना भी वचन है, तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में वो सही आंसर है। और 10th का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो या हिंदी का हो, नॉन हिंदी का हो, मैथिली का हो, इसमें से आपको यदि ये सभी मिल जाए तो आप उसे ही टिक करिएगा, अच्छा रहेगा। अगर ऑप्शन याद नहीं रहे तो आपको ये सभी ही टिक करना है, और मैं आशा दिलाता हूँ कि वो आंसर जो है 95% आपका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो देखिए कर्ता जो है वो स्वयं नहीं काम करता है और दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, मतलब दूसरे को कहता है काम करने के लिए, तो प्रेरणा देता है, तो वहाँ पे जो है कर्ता कौन सी क्रिया होगी? तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, प्रेरणा देता है तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए,
यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक तो होगा नहीं, ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। इसके बाद है समापिका क्रिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है असमापिका क्रिया, ये हो सकता है। तो असमापिका क्रिया हो सकता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, आराध्या बहुत तेज लड़की है। तो इसमें जो है बहुत जो है रेखा कर दिया गया है बहुत में, तो रेखांकित शब्द है। तो देखिए बहुत, तो बहुत मत में क्या है, तो ये कौन सा शब्द है सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है प्रविशेषण, उसके बाद बी में दिया गया है विशेषण, सी में दिया गया है संज्ञा और डी में दिया गया है सर्वनाम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है प्रविशेषण जो है वो बहुत तेज लड़की है, तो पुनः विशेषण कर रहा है, ठीक है। और ऐसे रहेगा आराध्या तेज लड़की है तो विशेषण हुआ, और यहाँ पे आराध्या जो है बहुत तेज लड़की है, इसीलिए 2 बार कह रहा है तो प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ, इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि कड़ी चुप होना। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को कहा जाता है। देखिए दूसरे के बच्चे का जो है पालन पोषण करने वाली स्त्री को कहा जाता है। तो इसमें लिखा है पहला दाय, और इसके बाद अन्योन्य, उसके बाद धाय, इसके बाद भामिनी। तो इसमें सटीक आंसर जो आपको दिखाई देगा ऑप्शन सी धाय ही सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए वह घर से बाहर गया, तो कौन गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपादान कारक। और कारक को कैसे याद किया जाता है इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जितने भी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा और सिंपल ट्रिक के तहत करवाऊंगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए दसमुख, तो दसमुख मतलब 10 मुख है रावण का, तो दूसरा नाम हो गया, ये भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, सभी चीज़ का मैं व्याकरण से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को पहुँचाऊँगा बहुत एग्जाम से पहले। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनु। अनु अगर अलग कर देते हैं तो बाद बच जाता है, जो कि सटीक स्पष्ट लाइन है, तो अनु जो है इसका सही आंसर होगा अनु। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो देखिए अर्थ का विपरीत होता है अनर्थ, होता है कि नहीं? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ का विपरीत उल्टा, तो अनर्थ होगा, अर्थ को अनर्थ कर दिया, ये कहते हैं कितने लाइन में अपने सब, तो सी इसका सही आंसर होगा अनर्थ। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए पहला जो पूछ रहा था वो उपसर्ग था, इसमें प्रत्यय है मतलब लास्ट में लगने वाला। तो देखिए विज्ञा जो है वो हो जाएगा आपका मतलब उपसर्ग हो जाएगा, और आन जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी में देख रहे हैं आन, वो हो जाएगा सही आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो देखिए पक्षी का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे है गरुड़, कबूतर, परिंदा, चींटी। तो देखिए पक्षी को परिंदा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हमने जाना 50 के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में जानेंगे एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।